तो आइए मिलते हैं एक सफल अध्यापक से जो कि एक रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ये बिलोंग करते हैं। बलिया जिले में एक छोटा सा गांव है सरिया डोगबोरा, ये वहाँ से आते हैं। कैसे इनकी स्कूली शिक्षा हुई, तो आइए इनकी जुबानी खुद सुनते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। आइए मिलते हैं श्री बिहारी प्रसाद शाह सर से। नमस्ते सर। नमस्कार आपको। यस सर। सर आप पहले किस स्कूल में अध्यापक थे और आपका प्रिंसिपल आप कब बने सर? देखिए, सर्वप्रथम मेरा जो स्कूल था वो मोती नगर था। मोती नगर से क्योंकि ट्रांसफ़र वाला जॉब है तो ट्रांसफ़र होता रहा है, कोई एक ही स्कूल में नहीं कहा जा सकता कि इसी स्कूल में था। लेकिन पहले स्टार्टिंग जो हमारी स्कूल की शुरुआत थी वो मोती नगर स्कूल नंबर 1 गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ट्रांसफ़र फिर वहाँ से मेरा 1992 में आदर्श नगर गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। इस तरह ट्रांसफ़र होते होते जो है अंत में मैं पुरानी सीमापुरी में आकर के रहा और वहाँ पर 1 साल पढ़ाने के बाद जो है मेरा प्रमोशन हो गया एज ए वाइस प्रिंसिपल। अच्छा सर। सर किस स्कूल में होता वाइस प्रिंसिपल आपको? वाइस प्रिंसिपल 2006 में मैं बनकर चंदन नगर कृष्णा नगर में जो पढ़ता है यस सर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया और वहाँ पर करीब 1 साल रहा। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो करके भोलानाथ नंबर 3 में आया और वहीं पर मैं 7 साल तक जो है एज ए वाइस प्रिंसिपल के रूप में रहा। अच्छा सर। सर आपके परिवार में कौन कौन था और आपके पिताजी क्या करते थे? आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। मेरा जो जन्म हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट बलिया में एक गांव जिसका नाम था सरिया डोभवा और मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरे अलावा 2 भाई और 2 बहनें भी थी, लेकिन संयुक्त परिवार था। दादा दादी और उनके भी जितने लोग बच्चे थे इधर उधर, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा परिवार सर। करीब 30-40 लोग थे उस परिवार के। अच्छा सर। हाँ सर, पहले हुआ करते थे। हाँ, तो संयुक्त परिवार था, इसीलिए आर्थिक स्थिति भी हमारी अच्छी थी और हर दृष्टि से, चाहे खेत खलिहान भी था, कपड़े की दुकान भी थी, राशन कंट्रोल भी था हमारे पास, सब कुछ था हमारे पास। तो ये है हमारी स्थिति आर्थिक। और बाद में मेरी आँख खराब हो गई, 4 साल का था, टाइफाइड हुआ और टाइफाइड में हमने अपनी आंखें बंद कर ली। लोगों ने सोचा कि शायद इसलिए इनका बुखार नहीं जा रहा है कि ऊपरी हवा है या तो ऊपरी हवा को दिखाने के लिए जो है लोगों को, तांत्रिक लोगों को बुला करके दिखवाया। बोला हाँ हाँ इसके ऊपर है ऊपरी हवा, भूत प्रेत है। उसमें हमें लोगों ने डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। कुछ लोग कहते थे ये जड़ी बूटी डाल लो, जड़ी बूटी भी डालते रहे। इस तरह 1-2 महीना हमारा तो गैप हो गया। अब बुखार मेरा कभी छूटा ही नहीं, जिसके कमजोरी आ गई टाइफाइड में और मेरी आंखें जो है चली गई। जाने के बाद नानी जी ने हमें अपने यहाँ बुलाया जबरदस्ती, ससुराल से मेरी माँ लेकर गई अपने मायके। उन्होंने कहा अभी से जो है डॉक्टर के यहाँ ले चलो। एक बड़ा हॉस्पिटल था डिस्ट्रिक्ट बलिया का, वहाँ एडमिट करवाया और 3-4 दिन के बाद डॉक्टर ने बतलाया देख करके, भाई देखो इसकी आंखें तो अब जा चुकी है, अब कुछ हो नहीं सकता। फिर बोला आप कलकत्ता इनको ले जाइए, क्योंकि ये कलकत्ता जो है राजधानी रही है अंग्रेजों की। यस सर। वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर मिलेंगे आपको, हो सकता है ठीक कर दे। हमारे तो ये बलिया तो बहुत छोटा है यूपी में। यस सर, बहुत छोटा है। तो इससे पर ले जाइए, कोई था नहीं हमारे पास। पता लगाते लगाते किसी आदमी ने कहा कि आप इनके पास जाओ, वो आपको रख लेंगे। कलकत्ता गए लेकर के, वहीं से
सीधे गांव नहीं लौट कर आए, अच्छा सर, सीधे वहीं वहीं से से ट्रेन लेकर के कलकत्ता। अब कलकत्ता पहुंचे, उनके घर पहुंचे। उन्होंने मुझे रखा अपने घर पर, खाना पीना भी दिया, बहुत आदर सत्कार जो भी कर सकते थे किया। लेकिन वहां पर इलाज कराने के कारण 4-5 साल तो वहीं लग गया इलाज कराते कराते। उनके घर पर रहकर ही इलाज के लिए जाया करता था। और इधर की जो हमारी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, सारी समाप्त होती रही, क्योंकि कोई था नहीं चलाने वाला। जो भी लोग थे चलाने वाले वो सब हम लोग के देखा देखी जो वो भी कलकत्ता चले आए छोड़ छोड़ करके। तो अच्छा राशन सर। का दुकान भी खत्म हो गया, फिर कपड़े के दुकान भी कोई चलाने वाला नहीं था, वो भी खत्म हो गया। खेत जो है, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग थे, उन्होंने खेत को हड़प लिया और घर पर ताला लग गया। अब और हमारी स्थिति जो है खराब हो गई, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं था। पिताजी के हाथ पे कुछ भी पैसा नहीं था। वो अच्छा सर। जहाँ पर हम लोग जिसके घर में आश्रय लिया हुआ था, उन लोगों ने ही हमारी पूरी मदद की, हर प्रकार से मदद की, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत 4-5 साल तक बाद में चल करके पिताजी की एक नौकरी छोटी सी एक कारखाने में लगी, उससे कुछ होना जाना नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा खाने पीने का साधन अपने आप से करने लगे। जिस तरह पहले वो लोग दिया करते थे, अब उनके उनके आश्रय को छोड़ करके हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हुए हल्का फुल्का। और इस तरह हमारी आर्थिक स्थिति तो ठीक है बहुत सर। बेकार हो गई थी। और बस सिर्फ माता पिता और 2 भाई हमारे साथ थे। अध्यापक थे और फिर प्रिंसिपल बने, तो सर आपके लिए तो और भी जिम्मेदारी होगी, तो आप इसे कैसे निभाते थे सर? ये प्रिंसिपलशिप सचमुच तो बहुत ही जिम्मेदारी की पोस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे प्रदेश का प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है और पूरे भारत का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह विद्यालय का प्रधान प्रधानाचार्य होता है। यदि किसी प्रकार की भी कोई भी गलती हुई तो उस जिम्मेदारी को लेना पड़ता है हर प्रकार से। किसी प्रकार की कोई भी कुताही नहीं बरती जा सकती है। तो इसके लिए जो है मैं अपने साथ विश्वास पात्र टीचर्स को रखा करता था। अच्छा सर। उसके साथ जो है इसके बाद अपने कंप्यूटर वाले को अपने पास रखता था, जो विश्वास पात्र था। कुछ भी होता था वो देखकर बताता था क्या इस समय कंप्यूटर में चल रहा है, क्या भेजा गया है मैसेज, उसका आंसर क्या देना है। उस आंसर का जो है मैं फिर, क्योंकि प्रिंसिपल तो कोई लिखने पढ़ने का काम करता नहीं, उसका काम है विशेष रूप से साइन करना। यस सर। हाँ, यदि कोई गलती हुई तो प्रिंसिपल को ही भुगतना पड़ेगा। तो एक विश्वास पात्र व्यक्ति हमारे पास होता था, जो जिसका आंसर मैं बोलता था कि ये लिखना है, ये इसका आंसर बनेगा, वो और आप लिख करके लाओ, और वो लिख कर लाता था। फिर मैं उसको पहले सुना करता था कि वास्तव में जो मैंने कहा है वही लिखा है या कुछ और। तो यदि कहीं भी गलती होती थी मैं उसको रोक करके पूछ लिया करता था, ये आपने यहाँ पर ये लिखा है, इस तरह ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। तो वो लिखता था, तब उसके बाद मैं उस पर साइन किया करता था। और साइन करने के बाद जो है मैं खुद अपने एक ब्रेल स्क्रिप्ट है उसमें लिख लिया करता था कि इस डेट में ये काम हुआ है, काम हुआ है, उस चीज को मैं अच्छी तरह से नोट कर लिया। रिकॉर्ड धरने के लिए सर अपने हाँ। पास। हाँ सर, होना भी दूसरी चाहिए। बात कि स्कूल का राउंड भी लगाना पड़ता है। तो स्कूल का राउंड लगाने के लिए कि बच्चे अपने क्लासेज में हैं या टीचर्स अपने क्लासेज में हो हैं या नहीं है, पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए राउंड भी लगाना पड़ता है। तो अपने बीच में से किसी टीचर्स को लेकर के मैं, जिनका पीरियड खाली होता था, उनके साथ मैं राउंड पर जाता था, हर क्लास को देखता रहता था। सर आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई और आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? मेरी प्राथमिक शिक्षा लखनऊ राजकीय अंध विद्यालय से हुई।
सन 1968 1968 में पढ़ने के लिए पहली क्लास में आया और वहाँ से हमने 10वीं पास कर की। अच्छा, तो सर आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा स्टूडेंटों में गणना हुआ करती थी कि ये बहुत अच्छे छात्र हैं और सब मुझे प्राथमिकता दिया करते थे कि भाई ये क्लास में बहुत हर चीज़ को कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी जिस चीज़ को बताया जाता है ये बहुत जल्दी ही जो है ये कैच कर लेते हैं। इस तरह अच्छी लोगों के अंदर हमारे प्रति भावनाएं थी। अच्छा सर, तो सर आपकी 12th क्लास और आपने बीएड के अलावा और क्या क्या करा है सर? 12th क्लास मैं लखनऊ छोड़ करके आना पड़ा क्योंकि वहाँ पर 12th क्लास था नहीं, इसीलिए दिल्ली आना पड़ा। और दिल्ली में एक जगह है ओबराय होटल के पास BRA, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जिसे कहा जाता है, वहाँ से हमने 12th की। 12th करने के बाद ग्रेजुएशन हमने खालसा कॉलेज माल रोड के पास से की। यस सर, खालसा कॉलेज। और उसके बाद फिर MA जब कर लिया हमने, मैंने सोचा मैं करूं क्या, तो शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग की हमने। शॉर्ट हैंड की? हाँ यस सर। शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग की जो कि बहुत ही कठिन होता है। यस सर, बहुत कठिन होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग हमने हासिल कर ली अच्छी तरह से और उसकी बदौलत ही मेरी नौकरी भी एक जगह लग गई 2 साल के लिए, जिसे कहा जाता है NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उसमें मेरी एज ए टाइपिस्ट की नौकरी लग गई। जबकि आम आदमी समझेगा कि एक ब्लाइंड आदमी टाइप कैसे कर सकता है, एक आम आदमी ये सोच सकता है कि एक ब्लाइंड आदमी शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। लेकिन इस तरह का हम लोग के पास मशीनें थी जिसके कारण जो है शॉर्ट हैंड को हमें आदमी कहते तुरंत 1 घंटे की चीज 5 मिनट में लिखना था मुझे, वो मशीन के द्वारा मैं लिख लिया करता था और जाकर उसे टाइप कर देता था। शॉर्ट में लिखना था और जाकर फुल डिटेल में जो है उसे आपके जो इंक प्रिंट है उसमें लिख दिया करता था। और बीएड जो हमने सोनीपत छोटू राम जाट कॉलेज से किया था। इस प्रकार सब कुछ होने के बाद जो है मैं लेक्चरार के लिए भी कोशिश करता। सर आप किस स्कूल में प्रिंसिपल थे और सर आप रिटायर कब हुए? मैं प्रिंसिपल तो कई जगह 2 जगह विशेष रूप से रहा। सर्वप्रथम भोलानाथ स्कूल नंबर 1 और वहां से ट्रांसफर होने के पश्चात न्यू जाफराबाद गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया और वहीं से मैं 2019 में रिटायर हुआ। अच्छा, तो सर आपको टीचर बनने या अध्यापक बनने किसने प्रेरित किया? मुझे प्रिंसिपल या टीचर बनने में किसी ने प्रेरित नहीं किया। मेरे बड़े भाई साहब बहुत कहानियां सुनाया करते थे, तरह तरह की बंगाली में कविताएं सुनाया करते थे, इंग्लिश की कविताएं सुनाया करते थे। तो उनसे सुन करके मेरे मन में दिमाग में आने लगा कि जब मैं पढ़ने ही लगा हूँ, थोड़ा पहली क्लास में पास करके दूसरी क्लास में आया था, मेरे दिमाग के अंदर आने लगा कि एक दिन मैं कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा। दूसरी टाइम ये आने लगा कि मैं प्रिंसिपल भी बनूंगा। अपने आप से ये क्वेश्चन अपने आप से आने लगा और मैं जो भी हमसे बड़ा हुआ करता था, जो 12वीं 10वीं पास करके आता था, उससे मैं पूछा करता था कि ये बताओ प्रिंसिपल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा। या प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं देता था मुझे, इसका कोई जवाब अच्छी तरह से कोई नहीं दे सका। लेकिन जब मैं MA करने लगा उसके बाद मुझे खुद समझ आने लगी कि वास्तव में क्योंकि मैं प्रोफेसर के लिए, मैं लेक्चरर के लिए अप्लाई कर दिया था मैंने, तो मुझे थोड़ा मन में आया कि हाँ मैं लेक्चरर बन सकता हूँ, लेकिन छोड़ दिया मैंने इसको। सर आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करी और किन किन परेशानियों को आपको सामना करना पड़ा? देखिए, गवर्नमेंट
जॉब के लिए हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। जो एक बार एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जिसमें मैं जाकर बैठ गया और अपने आप ही जो है जो भी उस पे निशान लगाना था निशान लगाया और उसमें मेरा सही आया नंबर, बहुत बढ़िया, और मैं क्लर्क के लिए चुन लिया गया। इसके बाद जो है 1990 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है पोस्टें आई। उसके लिए 4 लोग थे, उन 4 लोगों में इंटरव्यू हुआ। उनमें वैसे तो थे बहुत सारे, लेकिन 4 लोगों को ही चुनना था उसमें से, जिसमें मुझे भी चुन लिया गया। इंटरव्यू में मेरा बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ, सबने बहुत अच्छा कहा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, मैं चुन लिया गया। तो सर आपकी पहली नौकरी कब कहाँ लगी थी, आपने कहाँ करी पहली नौकरी? सबसे पहले नौकरी जो हमारी एनडीएमसी में लगी थी एज ए टाइपिस्ट क्लर्क। अच्छा सर। सर आपके कोई खास दोस्त जिन्होंने हर पल आपका साथ दिया हो? हाँ, मेरे दोस्त तो बहुत सारे हैं और सबका सहयोग मुझे मिला, लेकिन उनमें से लोकेंद्र नाम के जो शख्स हैं, वो उनका हर कदम पर मुझे सहयोग मिलता रहता है, साथ मिलता रहता है। इसीलिए आज तक तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, अच्छा निभाया और चलते ही जा रहे हैं। ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो सदैव मेरा दोस्त बने ही रहें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, मेरा आदर्श मेरे बड़े भाई साहब हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया, और जब जब मेरे ऊपर कोई कठिनाइयाँ मुसीबतें आईं, उन सब में उन्होंने सहयोग किया और हमेशा हौसला देते रहे। कि जिनका नाम श्री राम साहा है, तो हौसला यही देते रहे कि कभी जीवन में कभी हार मत मानना और आगे बढ़ते ही चले जाना। और उनकी प्रेरणा मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं कभी जीवन में हार भी नहीं माना, और आज उनके बदौलत ही मैं प्रिंसिपल बन सका। तो इसके प्रेरक हमारे बड़े भाई साहब हैं। सर आप खुद से क्या बनना चाहते थे, मतलब क्या बनना था आपको? मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी। जब मैं कक्षा 2 में पहुंचा, सेकंड क्लास में, तो मैं प्रोफेसर बनना चाहता था। और लेकिन बीए तक आते आते प्रोफेसर की बात तो मैं भूल गया, फिर प्रिंसिपल बनना चाहता था, और आज मैं प्रिंसिपल के रूप में था और अब रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा सर आप गांव से बिलोंग करते हैं, और कहाँ के बच्चे ज़्यादा जागरूक हैं अपने करियर को लेके, शहर के या गांव के? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, जरूर। देखिए, ऐसा है कि आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गांव के बच्चे बहुत जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी वो जागरूक हो रहे हैं। पर शहर के बच्चे तो उनको हर प्रकार से सुविधाएं मिल जाती हैं, वो हर चीज़ देख रहे हैं अपने सामने, कल कारखाने, बस, मेट्रो, सब कुछ देखते हैं। तो इससे उन टेलीविज़न सब कुछ देख रहे हैं, जिससे कि वो जल्दी से कैच कर लेते हैं हर बातों को, गांव के अपेक्षाकृत। तो यहाँ के बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे होते हैं हर एक क्षेत्र में, शहर के बच्चे। अच्छा सर। सर आज आप अध्यापक हैं और अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आज आपको कैसा लगता है सर? हाँ, अध्यापक जीवन सबसे अच्छा जीवन कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान बांटता है सबको और अपने ज्ञान से सारे विश्व को रोशन करता है। तो एक अध्यापक का जीवन तो बहुत ही अच्छा जीवन होता है, और हमारा भी जीवन उन्हीं अध्यापकों में से मैं भी एक हूँ। तो अच्छा लगता है बच्चों को ज्ञान देते हुए, और हर एक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अध्यापकों को आजकल बहुत ज़्यादा उन सबसे ज़्यादा पैसा तो अध्यापक में ही है। तो जीवन भी बहुत ही अच्छा व्यतीत हो रहा है। अच्छा सर आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप रोज क्या करते हैं सुबह उठ के? सबसे पहले तो मैं उठ करके अपना जो दैनिक कार्य होता है उनको संपन्न करता हूँ, जैसे नहाना धोना,
इसके बाद जो है पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ करके अपने टीवी का समाचार जो भी आता है कि भारत में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इन सबको जानना भी एक अध्यापक के लिए आवश्यक है। तो इसलिए समाचार सुनता हूँ अच्छी तरह से टीवी पर। और रेडियो भी अपने पास है, रेडियो का भी समाचार सुनता हूँ। उसे बहुत गाना सुनना भी मुझे पसंद है कुछ, क्योंकि जीवन केवल समाचार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, और भी मनोरंजन का साधन होना चाहिए। तो गाने भी सुनता हूँ, गजलें भी सुनता हूँ और फिल्मी गाने भी सुनता हूँ। अब उसके बाद अपना किताब बैठ जाता हूँ लेकर के। जब खाली हो जाता हूँ सब चीज से तो किताबें लेकर के बैठ जाता हूँ, उन किताबों को पढ़ता रहता हूँ। कब क्या हुआ, करंट अफेयर्स की चीजें भी पढ़ता रहता हूँ समय समय पर। अखबार के माध्यम से भी अपने बच्चे के द्वारा अखबार पढ़ता हूँ, बच्चे पढ़कर सुनाते हैं, उनको मैं सुनता रहता हूँ अखबार को। और अपनी किताबें भी, मैगजीन्स बहुत सारी आती हैं हमारे पास, उन मैगजीनों को मैं पढ़ता रहता हूँ। उसमें भी करंट अफेयर्स की चीजें होती है, खेल कूद से संबंधित या भारत से संबंधित, उनको मैं देखता रहता हूँ। सर आप प्रिंसिपल थे तो अपने स्कूल में आप किस तरह का माहौल रखते थे? एक प्रिंसिपल का जो दायित्व है वो सबको खुश करके रखना है, सबको लेकर के चलना है, एक टीम बना करके चलना है। इस तरह मेरे टीम भावना होनी चाहिए सबके अंदर। तो एक टीम लेकर चला करता था। और हर व्यक्ति को जो है, हालांकि ठीक है कि सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ खुश भी होते हैं, कुछ नाराज भी होते हैं, लेकिन मेरे सह पर जितने भी कर्मचारी थे, वहाँ पर कुलीग्स थे, वो सब बहुत खुश रहते थे। क्योंकि उनको प्रतिदिन जो है मैं उनको कह दिया करता था, देखिए स्कूल का माहौल अच्छा होना चाहिए, बच्चों में भी अच्छी पैठ होनी चाहिए। तो बच्चे भी मुझसे बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनको प्रतिदिन मैं एक नई शिक्षा दिया करता था खड़े होकर प्रार्थना के अंदर। और उस शिक्षा से बच्चे बहुत बहुत प्रभावित हुआ करते थे, इंस्पायर्ड हुआ करते थे, जिसके कारण जो है बच्चे अपने घर पर जाकर के मेरे बारे में भी बतलाते थे कि ये जो नए सर आए हैं प्रिंसिपल के रूप में, इनकी प्रेरणा से जो है हम लोग जो है अच्छा काम कर पाते हैं। माहौल भी विद्यालय का बहुत अच्छा होता है। साथ ही जो मेरे कुलीग थे वो मेरा पूरा सहयोग किया करते थे हर एक क्षेत्र में। तो स्कूल का माहौल बहुत ही पीसफुल रहता था, शांतिपूर्ण रहा करता था। ठीक है सर, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। ठीक सर, आपने इतना संघर्ष किया तो आज आप विद्यार्थियों लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिससे वो प्रेरित हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि यह जीवन वो संघर्षपूर्ण ही होता है, क्योंकि जन्म से ही व्यक्ति संघर्ष में जुट जाता है। जन्म लेकर दर्द में ही संघर्ष है, तो जन्म लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, ऐसा ये मेरी भावना है। तो कोई भी व्यक्ति मिले उसे गले लगाए और उसको अच्छी शिक्षा दे, उसके लिए अच्छा काम करे। ये मेरी प्रेरणा है बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी। जी सर, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और छोटी सी बेहद हम थैंक यू थैंक यू सर।